हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अगर आप होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की इतनी बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। शायद ही पहले यूट्यूब पर आपने कभी देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और आज की क्लास में भी हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए, लेकिन उन 50 क्वेश्चनों में आपके 80 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ऑप्शन पहला हम यहाँ पर देखें तो प्लाज्मा में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है, तो पहला ऑप्शन एल्बुमिन, ये भी प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। दूसरा ऑप्शन है ग्लोबुलिन, ये भी प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्राइबिनोजन, ये भी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव भाग होता है, जो कि रुधिर का 55 से 60% तक होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा शेष 8 से 10% कई प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का हिस्सा होता है। रक्त प्लाज्मा में फ्राइबिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन आदि प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में इन प्रोटीनों का हिस्सा लगभग 7 से 8% होता है। अब मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रुधिर का कितना प्रतिशत होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं जल का कितना प्रतिशत होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और प्रोटीन इसमें कौन कौन सी पाई जाती है, ये तो क्वेश्चन मैं आपको कराई रही हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं कितना प्रतिशत इनका होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो इन्हीं सभी पॉइंटों का आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है। आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। तो कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 12 ग्राम प्रति 100 ml। ये 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में हीमोग्लोबिन का अत्यंत महत्व होता है। सामान्यतः रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। बच्चों में हीमोग्लोबिन 11 से 12 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त या स्त्रियों में 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तथा पुरुषों में 15 से 17 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ से भी ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर बच्चों में कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। वहीं स्त्रियों में कितनी मात्रा है और पुरुषों में कितनी मात्रा है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है, तो क्या कार्य होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको अपना आंसर देते चलना है। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है, तो कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml खून, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होना चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मानव शरीर में इसकी उचित मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके स्तर में कमी होने पर शरीर में बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा होता है। आमतौर पर खाने में पोषक तत्वों और आयरन की कमी के कारण रक्त में इसका स्तर घटता है। अतः आहार में उचित मात्रा में आयरन तथा प्रोटीन से भरपूर तत्वों को शामिल करके हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा निम्न प्रकार होनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति दिए गए हैं और हीमोग्लोबिन की मात्रा दी गई है। नवजात बच्चे में कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो 17 से 22 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होना इसमें चाहिए। वहीं बच्चे में 11 से 13 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त होना चाहिए। वहीं यहाँ पर वयस्क पुरुष में 13 से 17 ग्राम होना चाहिए। वहीं वयस्क महिला में 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होना चाहिए। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5,
मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको अपना आंसर देते चलना है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोशिका ये मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु नहीं होगा, मांसपेशियां भी नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अस्थियां मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम विकलांगता खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। आपको बताना है कि अधिगम विकलांगता कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से डिसलेक्सिया अधिगम विकलांगता कहा जाता है। डिसलेक्सिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 12, 24, 20 और 22। टीजीटी 2009 और पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। ये वक्स के दोनों तरफ 12 होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि आपको बताना है कि कितने प्रतिशत होती है। क्या 70% होती है, 25% होती है, 35% होती है, 50% होती है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इनकी मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा ये 70% होती है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा का 70% होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती है। मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह परतों के रूप में पाई जाती है। शरीर में छोटी बड़ी 639 मांसपेशियां होती है। इनकी संख्या भी एग्जाम में पूछी गई, तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। और ये कितनी होती है, 70% होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9, खेलकूद के मैदान व पार्क है। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देना है। खेलकूद के मैदान व पार्क है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सार्वजनिक सुविधा। खेलकूद के मैदान में पार्क होते हैं सार्वजनिक सुविधा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक विकास होता है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दिए। क्या नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से होता है, क्या अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है, या किसी भी तरह से। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानसिक विकास होता है तो किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको बताना है कि बालक के संवेगों की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, संवेगों की स्थायी प्रकृति के बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय पर आपको वीडियोज को नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर लेकर आते हैं, तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। बस हम ये चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को उस लेवल तक कीजिए, ताकि आपको सिलेक्शन से आप कोई भी ना रोक सके और आपका सिलेक्शन हो और अपने एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय। आपको ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय हीन भावना, असुरक्षा की भावना, पोषक तत्वों की कमी, आत्मविश्वास की कमी। DSSB टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है,
बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकता है सिवाय हीन भावना के। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सही पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? आपको परिभाषा को ध्यान से पढ़ना है और आपको यहाँ पर बताते चलना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से हरलोक महोदय के द्वारा ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 6 माह के शिशु के प्रोटीन हेतु भोजन की संस्तुति है। ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते हुए चलना है। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि 6 माह के शिशु के प्रोटीन हेतु भोजन की संस्तुति है तो कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 2.05 ग्राम प्रति केजी शरीर भार। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR ने 1989 में प्रोटीन की दैनिक मांग या 0 से 6 माह तक ये तथा 7 से 12 माह के शिशु के लिए क्रमशः 2.05 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी शारीरिक वजन तथा 1.65 ग्राम प्रोटीन प्रति केजी शारीरिक वजन के अनुसार प्रस्तावित किया है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं भरण पोषण के लिए आवश्यक है। शरीर का प्रत्येक कोष अपनी कार्यक्षमता, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए प्रोटीन पर निर्भर रहता है। तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चनों को और आपको यहाँ पर बताते चलना है अपना आंसर। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं, क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। भ्रूण की आंतरिक परत को एम्निओन कहेंगे। यहाँ पर UPTGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भ्रूण की आंतरिक परत को एम्निओन झिल्ली तथा बाह्य परत को कोरिओन परत कहते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत एम्निओन झिल्ली के अंदर प्रारंभ से ही पीले रंग का तरल पदार्थ भरना आरंभ हो जाता है जो शिशु को चारों ओर से घेरे रहता है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है? यहाँ पर D सही है, एम्निओन। यहाँ पर ये भी आप नोट करते चले। और बाह्य परत को यहाँ पर कोरिओन परत कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है। BCG, MMR, DPT या खसरा। हरियाणा PGT 2020 और TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, BCG का टीका जन्म के समय शिशु को लगाया जाता है। इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो बेसिलस कोलमेट गुरिन, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लैक्टेशन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध खालिस्तान द्वारा संश्लेषित और स्त्रावित होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। यहाँ पर DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि लैक्टेशन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध खालिस्तान आपको दिया गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, लैक्टेशन यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्तन दुग्ध में स्तन ग्रंथियाँ द्वारा संश्लेषित और स्त्रावित होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। आपको बताना है कि शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है। UPPGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, लिनोलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लिनोलिक एक आवश्यक वसीय अम्ल है। आवश्यक वसीय अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? लिनोलिक, लिनोलेनिक और एराकिडानिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। लिनोलिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। ये तेलों में बहुतायत में से मिलता है। लिनोलिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपारगम्य बनाता है। आवश्यकता से अधिक लिनोलिक अम्ल की मात्रा
एराकीडोनिक अम्ल में बदल जाती है, जो शिशुओं के वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ से भी ये पॉइंट आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देते चलिए। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से मोम सदृश चिकना पदार्थ, ये बच्चे के शरीर पर यहाँ पर गर्भ में रहता है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो ये किस प्रकार का होता है? मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसव के बाद की अवधि खाली स्थान और दुग्धपान है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? प्रसव, पोस्टपार्टम, प्रीपार्टम या परिपक्वता। टीजी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। प्रसव के बाद की अवधि अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, पोस्टपार्टम और दुग्धपान है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। माह में 2 बार, प्रति सप्ताह, माह में 1 बार या माह में 3 बार। टीजीटी 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को यहाँ पर प्रथम सप्ताह 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, तो कितनी बार करवाना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से माह में 1 बार परीक्षण करवाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, डिम्ब अवस्था है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि डिम्ब अवस्था होती है तो कौन सी होती है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, डिम्ब अवस्था होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, गर्भकालीन अवस्था होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। गर्भधारण से 8 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 2 सप्ताह या जन्म से 14 सप्ताह। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था गर्भकालीन अवस्था होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गर्भकालीन अवस्था, यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न है, तो कौन कौन सी विशेषता इसमें होती है ये यहाँ पर दी गई है। पहली विशेषता दी गई, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में अति तीव्र होती है। दूसरी यहाँ पर विशेषता दी गई, इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। वहीं गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वहाँ पर गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था, और तीनों ही अवस्था यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से वास डिफरेंस, ये स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वास डिफरेंस स्त्री प्रजनन अंग नहीं, ये स्त्री प्रजनन अंग में नहीं आता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नए जीव के निर्माण में वे विकास की दृष्टि से स्त्री प्रजनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं, तो यहाँ पर प्रजनन अंग दिए गए हैं, जिसमें आपका आंतरिक अंग और बाह्य अंग आपको दिए गए हैं। आंतरिक अंग अंडाशय या डिम्ब ग्रंथि, दूसरा यहाँ पर दिया गया अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी, वही तीसरा दिया गया गर्भाशय और चौथा यहाँ पर योनि। ये हो गए आपके आंतरिक अंग। वही बाह्य अंग में मॉन्स प्यूबिस, लोबिया मेजोरा, पेरिनियम, लोबिया माइनोरा, कितोरिस, यहाँ पर किलतोरिस यहाँ पर दिया गया, वेस्टिब्यूल, योनि या बाह्य छिद्र और मूत्र मार्ग का बाह्य छिद्र यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको बाह्य अंग भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आंतरिक अंग भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको ज़रा भी हमारे कंटेंट से फ़ायदा हो रहा है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। वर्षण के कार्य हैं,
आपको बताना है कि वृषण के कौन से कार्य होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। यूपी पीएचडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वृषण के कार्य होते हैं, तो क्या क्या कार्य होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त दोनों। क्या होते हैं, वृषण के कार्य होते हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वृषण सभी पशुओं तथा मानव में पाई जाने वाली नर जनन ग्रंथि है। जिस प्रकार मादा नारियों में डिम्ब ग्रंथि या अंडाशय होती है, उसी प्रकार नरों में वृषण होते हैं। इसके दो कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। तो यहाँ से महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, आरंभिक बाल्यकाल खालिस्तान आयु के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर अपना देना है। यहाँ पर बताना है कि आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, आरंभिक बाल्यकाल गैंग पूर्व आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, किशोरावस्था। ये मनोवैज्ञानिक अवस्था भी कहलाती है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, उन मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ पर आपको परिभाषा को ध्यान से पढ़ना है और आपको पहचानना है कि महत्वपूर्ण परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, ये परिभाषा बीगे और हंट के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये बीगे और हंट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। आपको बताना है कौन सी अवस्था विशेषता होती है। जिज्ञासावृत्ति अवस्था, समूह पूर्व अवस्था या पूर्वशालेय अवस्था या उपरोक्त सभी। यूपी पीएचडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है, तो कौन सी विशेषता होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी विशेषताएं होती है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल्यावस्था जीवनकालिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष की मानी जाती है, वही उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की होती है। इस प्रकार पूर्व बाल्यावस्था की निम्न विशेषताएं होती है: पूर्वशालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था और जिज्ञासावृत्ति अवस्था आदि। ये इसकी 3 विशेषताएं होती है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें भी पॉइंटों को नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। आपको यहाँ पर बताना है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन है। आपको यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हरलोक ने कहा है कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक है। तो ये परिभाषा दी गई है हरलोक के द्वारा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन हरलोक महोदय का है। वही ड्रेवर का कथन भी यहाँ पर दिया गया। इनके अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। तो ये ड्रेवर के द्वारा कहा गया है। वही मुनरो के शब्दों में विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था गुजरता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। पीएचडी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वैधानिक आधार पर बाजार का वर्गीकरण है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खुला बाजार भी होता है, चोर बाजार भी होता है और उचित बाजार भी होता है। इस प्रकार ऑप्शन
चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन है। आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है रूसो के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है। ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है, तो किससे संबंध होगा ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। इसका संबंध है मनोविज्ञान के सिद्धांत से। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? 5, 3, 1 या 7? पीएचडी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर 7 स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में यहाँ पर 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की आधारशिला है। 6 उप केंद्रों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर एक सामुदायिक विकास खंड होता है। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। यूपी टीजीटी 2021 और पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख कैथरीन एम रसेल है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। इसका मुख्यालय भी पूछा गया है और उसके प्रमुख को भी आपको ध्यान रखना है और उसकी स्थापना यहाँ पर डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी आप नोट करते चलना है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जिन्हें आपको नोट करना है और अपने एग्जाम के समय आपको इन्हें रिवाइज करना है। काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पर मिलने वाले। अगर आप लगातार फ्रेंड्स हमारी क्लासेस को देखते हैं तो आपको यहाँ पर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपको सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले एग्जामों में यहाँ से पूछे गए। लगातार आप हमारी वीडियोज़ को देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। हम बस यही चाहते हैं कि आपका किसी भी तरह से सिलेक्शन यहाँ पर हो। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, POSHAN पोषण अभियान कब परिवर्तित हुआ? आपको यहाँ पर बताना है कि पोषण अभियान कब परिवर्तित हुआ, ये आपको बताते चलना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पोषण अभियान ये 8 मार्च 2018 को परिवर्तित हुआ, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। POSHAN यानी कि पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को परिवर्तित हुआ। यह अभियान पीएम द्वारा महिला दिवस 8 मार्च 2018 को राजस्थान से पोषण अभियान की शुरुआत की गई। तो ये कहाँ से की गई थी? राजस्थान से की गई। और ये महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है और ये 2018 में ये पोषण अभियान की शुरुआत की थी। पोषण अभियान सरकार का मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वेंस मिशन है, जिसके तहत 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया। पोषण अभियान गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिला और गर्भवती माताओं को पोषण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक बच्चों में यहाँ पर स्टैंडर्ड आयु के अनुपात का छोटा कद हो, यानी कि 38.4% से घटाकर यहाँ पर 25% करना है। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कुपोषण से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की। तो ये कब तक इसका लक्ष्य रखा गया था? 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। और कितने प्रतिशत से घटाकर? यहाँ पर 38.4% से घटाकर 25% करना इसका लक्ष्य था। और इसकी स्थापना कब की गई? यहाँ पर 8 मार्च 2018 से इसकी शुरुआत की गई। तो ये भी आप नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, अधिकतम मूल्य का रंग है सफेद, काला, लाल या पीला। आपको बताने की अधिकतम मूल्य का रंग कौन सा होगा। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। अधिकतम मूल्य का जो रंग है वह है काला। यहाँ पर काला रंग अधिकतम मूल्य का रंग है। मूल्य का यहाँ पर संबंध होता है हल्के और गहरे रंग से। यहाँ पर अगर सबसे कम मूल्य का रंग होता है तो वे सबसे कम होता है सफ़ेद। सबसे कम मूल्य रंग का क्या होता है, सबसे कम मूल्य का रंग है सफ़ेद और सबसे अधिक क्या होता है, काला। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन से इसमें से प्राथमिक रंग नहीं है, ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर प्राथमिक रंगों की लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, लेकिन ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, हरा ये प्राथमिक रंग नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक रंग कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सल्फर ये प्राकृतिक रंग नहीं है। हल्दी भी प्राकृतिक रंग है, मेहंदी भी और नील भी प्राकृतिक रंग है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, कोहनी की ऊंचाई के बराबर, कोहनी की ऊंचाई के नीचे या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कोहनी की ऊंचाई के ऊपर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर स्त्री करना ये श्रम साध्य काम के अंतर्गत आता है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, शारदा एक्ट संबंधित है सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह या उपरोक्त सभी। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा शारदा एक्ट को। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 दिसंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई है, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम से इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से इसकी डेट भी पूछी गई है 28 सितंबर, और ये कब पारित हुआ था, ये 1929, ये भी अलग से पूछा गया है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले यहाँ पर लड़कियों की आयु कितनी थी, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, और लड़कों की कितनी थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और बाद में इसकी आयु कितनी कर दी गई, लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। किसके नाम पर इसकी स्थापना की गई, तो हरविलास शारदा ने इसकी स्थापना की और इन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन सभी पॉइंटों को आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 और टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कश्मीरी कढ़ाई की तो इसे काशीदाकारी कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, वर्णकों को भी कहते हैं, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, आपको बताने के वर्णकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वर्णकों को स्याही भी कहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। वर्णकों को क्या कहते हैं, स्याही भी कहते हैं, ये आप नोट करते चले। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, हार्नेस आपको बताना है कि क्या होता है। बाने का बेलन होता है या ताने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है या करगे में लगा एक फ्रेम होता है। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि हार्नेस क्या होता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हार्नेस करघे का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागों को ऊपर नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। साधारण बुनाई में भी कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग होता है। हार्नेस एक फ्रेम जैसी रचना है। इसमें असंख्य तार लगे होते हैं, जिन्हें हेडल कहते हैं। प्रत्येक हेडल में एक छोटा सा छिद्र होता है। इन्हीं में क्लॉथ बीम की ओर तक आते हैं। एक छिद्र में से एक धागा गुजरता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे जिन्हें क्या कहा जाता है, इसमें असंख्य तार लगे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, हेडल कहा जाता है। और कम से कम साधारण बुनाई में कितने हार्नेस की उपयोग किए जाते हैं, तो 2 किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, रेशमी रेशों से, कृत्रिम रेशों से या ऊनी रेशों से। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ढाका का मलमल का निर्माण होता है तो किससे होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, सूती रेशों से ढाका का मलमल का निर्माण होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। ऑप्शनों को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देते हुए चलना है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर अच्छा पदार्थ होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। पेक्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, ब्लोन डाइट, लो कैलोरिक डाइट। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पेक्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, ब्लोन डाइट। ये पेक्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पेक्टिक अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। पेक्टिक अल्सर में अमाशय तथा पकवासे की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव होते हैं। घाव के कारण कई छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, अतः अमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पेक्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार ब्लोन डाइट है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे आहार में रेशों की कमी, मसालेदार एवं सुगंधित भोज्य पदार्थ नहीं हो, सादा पौष्टिक भोजन, जैतून का तेल खाने में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, अस्थि विकृति या कबूतर छाती रोग। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, ऑस्टोपोरोसिस। ये वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती है। ऑस्टोमलेशिया, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर की अस्थियों से कैल्शियम का विसर्जन अधिक होने लगता है, फलतः अस्थियां कमजोर एवं दुर्बल हो जाती है। तो वृद्धावस्था में ऑस्टोपोरोसिस और प्रौढ़ावस्था में आपका ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो, ज़रा भी आपको फ़ायदा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले और कितने आपके आज की क्लास से क्वेश्चन सही हुए। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।